प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने के लिए अब राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। ये इस वक्त की पहली बड़ी खबर है। कैबिनेट में लोकसभा भंग करने पर मोहर, 17वीं लोकसभा भंग करने पर मोहर। और ये तस्वीरें आपके सामने जहां राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ करेंगे ज्वाइन और जानेंगे उनसे कि आखिर किस तरीके से अब आगे कदम उठाए जा रहे हैं। और 8 जून को मोदी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे। आनंद, बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने के लिए पहुंचे राष्ट्रपति भवन। जी बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। अब इस प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। कुछ देर पहले पीएम का काफिला जो राष्ट्रपति भवन पहुंचा है, और जो प्रोटोकॉल होता है कि जैसे ही नई सरकार का गठन होता है उसके पहले मौजूदा जो पीएम होते हैं या सीएम होते हैं उनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो उसी प्रोटोकॉल का और उसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, जहाँ पर वो राष्ट्रपति से मिलकर एक तो प्रस्ताव पर जो मुहर लगाई है कैबिनेट ने कि 17वीं लोकसभा को भंग किया जाए ताकि 18वीं लोकसभा का गठन हो सके, उसकी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देंगे। और जब तक नए पीएम का गठन नहीं हो जाता, नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रपति उनसे आग्रह करेगी कि वो कार्यवाहक पीएम के तौर पर काम करें। और जैसे ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा और 17वीं लोकसभा को भंग करने की जो सिफारिश कैबिनेट ने की है, राष्ट्रपति उसको मंजूरी देंगी, तो 18वीं लोकसभा का यानी कि नई संसद का गठन होगा। और जैसा कि आपने बताया कि 7 जून को बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। यही मैं जानना चाहती थी, अब आगे की प्रक्रिया के तहत होने वाली बैठकों के बारे में फिलहाल क्या खबर आनंद? जी बिल्कुल, जब कार्यवाहक पीएम के तौर पे प्रधानमंत्री काम करेंगे तो इसी बीच में बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। यानी कि इस बैठक में बीजेपी के और एनडीए के सभी चुने हुए सांसद मौजूद रहेंगे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष यानी कि अभी मौजूदा जो लोकसभा कक्ष है उसमें ये बैठक होगी। 7 जून को दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे परिचय कराया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। यानी कि सभी सांसद नेता के तौर पे नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। और इस बैठक के तुरंत बाद सभी जो एनडीए के सहयोगी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अगली सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति को करेंगे। और फिर अगले दिन यानी कि 8 जून की शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आनंद बता रहे हैं जानकारी की किस तरह से आगे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं 8 जून को वो तारीख है जब मोदी सरकार की शपथ ग्रहण समारोह की रखी गई है। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां 7 जून को एनडीए के सभी सांसदों की बैठक भी होगी और दोपहर 2 बजे का वक्त होगा। दोपहर 2 बजे के करीब पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में होगी बैठक। आपको बता दें, नए चुनकर आए सांसदों के साथ परिचय और प्रधानमंत्री का होगा संबोधन, जिसके बारे में हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे भी हमें जानकारी दे रहे थे। क्योंकि इस वक्त ये 3 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जहां पहली सबसे बड़ी खबर है प्रधानमंत्री इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण खबर, जहां 7 जून को एनडीए के सभी सांसदों की होगी बैठक। और आनंद, इस पर नजर रहेगी कि नए चुनकर आए सांसदों के साथ किस तरीके से परिचय होगा और प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। यानी आने वाली सरकार का विजन उनके सामने रखा जाएगा। मोदी ने संसदीय दल की बैठक में उनको नेता चुना गया था, तो उन्होंने दिल्ली को लेकर तमाम जो बातें उस वक्त धारणाएं थी कि कैसे जो नए सांसद आते हैं उनको कैसे जो दिल्ली के एक लॉबी है, जो दलाल है, वो उनको कैप्चर करते हैं, उनको अपने विश्वास में लेते हैं, फिर उनसे तमाम तरह के गलत काम कराते हैं, भ्रष्टाचार करवाते हैं। तो ऐसे ही अब बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 7 जून को जब संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे नेता चुने जाने के बाद, तो जाहिर तौर पर आगे की चुनौतियों को जरूर वो कहेंगे। और बार बार जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको विकसित भारत बनाना है और हमको कड़े फैसले लेने, तमाम जो उनका विजन रहेगा अगले 5 साल का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों के सामने रखेंगे। और इस बार थोड़ा सा ऐसा ओकेजन है कि जो बीजेपी उम्मीद कर रही थी, जो बीजेपी ने टारगेट दिया था, उस टारगेट से बीजेपी पीछे रह गई और एनडीए भी पीछे रह गया। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक अंदर सांसदों के अंदर जो सदस्य हैं जो चुन के आएंगे, थोड़ी सी निराशा का भाव भी अगर कहीं है तो प्रधानमंत्री उसको भी दूर करेंगे कि हार या जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप देश के लिए क्या करते हो, क्या सोचते हो और अगले 5 साल में आप देश को क्या दोगे, देश की जनता के लिए क्या दोगे और जिसने आप पे भरोसा जताया उसके लिए आप क्या सोच के आए हो और क्या करने वाले हो। ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने सांसदों को मोटिवेट भी करेंगे।
बिल्कुल आनंद बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से एनडीए में जो भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत अहम है ये घटक दल, जिस पर भरोसा बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर दारोमदार है कि कैसे साथ में लेकर चले। लेकिन सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं एनडीए के जो घटक दल हैं, जो जेडीयू है, नीतीश कुमार पर इस वक्त टिकी हुई है। आपको बता दें एक बड़ी खबर कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक ही फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं, नीतीश कुमार के साथ ही पहुंचे। दिल्ली में बोले नीतीश, सरकार तो बनेगी ही। तो सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं नीतीश कुमार पर कि कहीं वो फिर न डामाडोल हो जाएं और फिर सरकार पर संकट आ जाए, क्योंकि इस बार घटकों के सहारे ही मोदी सरकार है। ऐसे में क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार का, आइए आपको सुनाते हैं। उनको सबक सिखाया बनेगी। पहले की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है जो आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, क्योंकि यहां दिल्ली पहुंचे नीतीश से किया गया सवाल और उनका वो जवाब, जहां आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार तो बनेगी। लेकिन इस वक्त एक और तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि ये उस वक्त की तस्वीर है जब हमने देखा किस तरीके से तेजस्वी और नीतीश एक साथ फ्लाइट में बैठे हुए नजर आए। हालांकि उसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से दोनों पहले अलग अलग बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद दोनों साथ बैठे हुए भी नजर आए। हालांकि दोनों के बीच इस फ्लाइट में सफर के दौरान क्या हुई कोई बात, ये भी इस वक्त का एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जब मीडिया के सामने एयरपोर्ट पर वो बाहर आए तो जाहिर सी बात है मीडिया ने सवालों की बौछार लगा दी और उन सवालों का जवाब नीतीश ने फिलहाल इतना जरूर दिया, दिल्ली में आते ही कहा कि सरकार तो बनेगी ही। अब एक ही फ्लाइट में तेजस्वी और नीतीश दिल्ली पहुंचे, उसकी तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, जहां बिहार के सीएम की दिल्ली में मौजूदगी को देखते हुए ही उनसे सवाल सरकार बनाने को लेकर भी किया गया, तो उन्होंने कहा सरकार तो बनेगी ही। अब दिल्ली पहुंचकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने कहा अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, धैर्य रखिए, देखते जाइए क्या होता है। जो तानाशाही रही है मोदी जी, उनको सबक सिखाया। देखिए इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता, वो बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया, तो जनता ने उनको सबक सिखाया। तो हम लोग सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं, 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। एक ही फ्लाइट में सीएम के साथ आए, कोई बातचीत हुई या कुछ बात हुई? बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना और कहा उन्होंने कि आगे आगे देखिए होता है क्या, किस आधार पर तेजस्वी ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, अब ये सवाल बड़ा है। अब ये आपको जानकारी दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए की बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, कुछ देर में नायडू भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो ये 2 व्यक्ति और 2 दल बहुत इंपॉर्टेंट है, टीडीपी और जेडीयू, क्योंकि ये किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त मौजूद हैं। तो तीसरी बार मोदी सरकार, लेकिन इस बीच विपक्ष भी लगातार सामने आ रहा है, हलचल सामने आ रही है। एनडीए में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की अहमियत बढ़ चुकी है। अब सवाल यह है कि दोनों बड़े नेता क्या एनडीए में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे?
आइए जानकारी आपको देते हैं। देखिए 2019 का आंकड़ा भी आपको बता रहे हैं, दोनों पार्टियों का, जेडीयू और टीडीपी का, और 2024 का आंकड़ा भी बता रहे हैं। 2019 में जहां जेडीयू को 16 सीटें हासिल हुई थी, वहां घटकर 12 सीटें 2024 में हुई। लेकिन टीडीपी पर गौर कीजिए, जहां 2019 में 3 सीटें मिली थी, अब टीडीपी को 16 सीटें हैं। तो इसीलिए ये दोनों ही दल किंग मेकर की भूमिका में है एनडीए सरकार की, ये बड़ी बात है। इसके अलावा एक और आंकड़ा देखिए, किन मुद्दों का दबाव बनाने की कोशिश होगी दोनों ही की तरफ से। कैबिनेट में अहम मंत्रालय की मांग की जा सकती है, टीडीपी की ओर से भी और जेडीयू की ओर से भी। वहीं एक और मुद्दा, जातिगत जनगणना, जो कि ये कराने के लिए दबाव बनाया जा सकता है, जो कि नीतीश सरकार का ट्रम्प कार्ड रहा। अब एक और मुद्दा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग भी की जा सकती है, जो भी लंबे अरसे से बिहार की मांग रही है। एक और बड़ा मुद्दा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी की जा सकती है। तो इस ओर बीजेपी का कैसे ध्यान आकर्षित होगा, ये तमाम मुद्दे होंगे। एक और मुद्दा जिस पर अड़ंगा हो सकता है, यानी कोई दिक्कतें आ सकती हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर दिक्कत आ सकती है। एक और बड़ा मुद्दा जो कि सुलगता मुद्दा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर सबकी सहमति लेना बहुत जरूरी हो जाएगा एनडीए सरकार के लिए। ये मुद्दा ऐसा है जिस पर अड़ंगा हो सकता है। और इस बीच चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, सरकार बनाई उन्होंने आंध्र प्रदेश में और जगन मोहन रेड्डी को करारी मात दी, और उसके बाद एक बड़ी जीत के बाद दिल्ली पहुंचे हैं एनडीए के घटक दल। और सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त जो दल है वो टीडीपी नजर आ रहा है। कल जब जीते आंध्र प्रदेश का चुनाव, तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी बातचीत की चंद्रबाबू नायडू से। और इस बीच आपको बता दें, सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रामकृपाल सर, इस वक्त की इन तस्वीरों का मतलब भी समझा दीजिए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, जिस पर नीतीश का अलग स्टैंड रहा है, और चंद्रबाबू नायडू भी अच्छे खासे बार्गेनर माने जाते हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर उस इतिहास को समझते हुए आज की स्थिति में देखिए, क्या कंडीशंस भी रखी जा सकती है किंग मेकर होने के साथ साथ इनके जरिए? देखिए, ये जब मिली जुली सरकार होती है तो दोनों पक्ष जानते हैं कि कितना हमें आगे जाना है, कितना हमें ठहरना है, कैसे करना है। और नीतीश जी जो है, देखिए नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों बीजेपी के साथ रह चुके हैं, अटल जी के जमाने में रह चुके हैं, एक लंबा अनुभव है बीजेपी के साथ काम करने का। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि देखिए सबका, इवन मोदी जी का भी जो कुछ भी उनका है, उनका उद्देश्य रहता है राष्ट्र की भलाई, इसमें देश की भलाई हो। उन्होंने, मोदी जी ने किसी भी तरह की योजना में कोई भेदभाव अभी तक हिंदू मुसलमान का नहीं किया है। कुछ एक मसले हैं जो राष्ट्र के लिए हैं, जैसे ही कॉमन सिविल कोड, ये संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमारे संविधान निर्माताओं का ये था, नीति निर्देशक सिद्धांत में है, इसको आप जल्दी से जल्दी कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के इतनी बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसलों को में इसको कहा है कि ये बहुत जरूरत है वक्त। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों पर ऐसा नहीं है कि, हाँ देखिए मतभेद तो खुद पार्टी में भी होते हैं, हर पार्टी में फैक्शन होते हैं, और जब ये लोग, आज की बात नहीं है, जब गठबंधन बना के हम चुनाव लड़ रहे हैं तो एक मिनिमम सहमति तो तभी होती है। चंद्रबाबू नायडू को भी मालूम है मोदी जी की ये प्राथमिकताएं क्या हैं, नीतीश जी भी जब जानते हैं कि मोदी जी की प्राथमिकताएं क्या हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई ऐसी अड़चन आएगी। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं रामकृपाल सर कि नफा नुकसान देख के, लेकिन यहाँ पर नफा ज्यादा है और इसीलिए नीतीश कुमार एनडीए के पाले में है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर नफा ज्यादा हो, इसीलिए पलटी मारने की कोशिश हो, यही आशंका है, इसीलिए सवाल भी किया गया था। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी भी है, उनके पास भी चलेंगे, और कुमार विक्रांत भी इस बीच हमारे साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। जयशंकर गुप्ता जी, जो मुझे बताया जा रहा है, और कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और चिराग पासवान इस बीच कुछ बोल रहे हैं, उनके पास चलते हैं। जिस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए मेरा भी एक MY समीकरण है। कुछ लोग MY समीकरण में जातीयता देखते हैं, सांप्रदायिकता देखते हैं, पर मेरे लिए मेरा MY समीकरण महिलाओं का है, युवाओं का है। और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता। जब मैंने प्रत्याशियों का चयन किया और इन पांचों सीटों पर जब टिकट बांटे गए, तो इसमें विशेषता इस बात का ध्यान रखा गया कि युवा चेहरों को मौका मिले,
आप शांभवी को देख लें, आप राजेश को देख लें, आप अरुण जी को देख लें, ये वो चेहरे हैं जो पहली बार संसद जाएंगे और ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं बिहारी युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़े लिखे। ये वो छवि है बिहार की जो बदलने की ज़रूरत है। अभी तक जब बिहार का जिक्र आता है कहीं ना कहीं अपराध भ्रष्टाचार की तस्वीर हम लोग को दिखाई देती है, बट जब ये चेहरे जाकर भारत की संसद में बोलेंगे तो वो बिहार की छवि उभर कर आएगी। वीणा जी हैं, इनका अपना अनुभव है, दूसरी बार की सांसद है। युवा अपने आप को मैं मानना चाहूँगा और 3 बार का सांसद हूँ। इन सब में सबसे ज़्यादा सीनियर मैं हूँ, तीसरी बार बिहार की जनता ने मुझे सौभाग्य दिया। पर हाँ, मेरे लिए ये बड़ी बात है कि जो विश्वास गठबंधन और प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों पे रखा, उस विश्वास पर हम लोग खरा उतरे। 5 सीटें लड़े, 5 सीटें जीते और अब पूरा गठबंधन। बिहार में बड़ी जीत हुई है, उसको लेकर चिराग पासवान आश्वस्त रहे एनडीए सरकार को लेकर। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, लेकिन दूसरे खेमे में भी हलचल है, क्या आज ये तय हो पाएगा कि सरकार बनाने की कोशिश होगी या विपक्ष में बैठेंगे? जी देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से कोई पत्ते नहीं खोलना चाहती, ना ही वो दिखाना चाहती कि वो सरकार बनाने के लिए आमादा है या वो सरकार बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पहले जो सहयोगी दल हैं वो अपनी राय रखें। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपनी राय रख दी है कि प्रधानमंत्री का चयन हो जाना चाहिए, सरकार बनाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन नंबर अभी है नहीं। नंबर जब नहीं है तो अंदर खाने ज़रूर जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भले कोशिश कर रहे हों। शरद पवार जैसे नेताओं का नाम लिया जा रहा है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ऐसे नेताओं के संपर्क में वो हो सकते हैं, उनको अपने पाले में ला सकते हैं, लेकिन कवायद बड़ी टेढ़ी है। नंबर वहां तक पहुंचाने की एक बड़ी कवायद है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सहयोगी दल अपनी राय रखें, वो अगर कुछ कर सकते हैं, उनके पास कोई संपर्क है, कोई ऐसा फॉर्मूला है तो वो सामने रखें, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। इसीलिए शाम को 6 बजे से बढ़ा जाएगा, इस पर तो सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें यही है, जहां हमने देखा कि नीतीश दिल्ली पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान से भी हमारे सहयोगी ने बात की और सियासत की इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग 10 बड़ी खबरें भी इस वक्त सबसे पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि उसी आधार पर आगे चर्चा करेंगे। जहां सबसे पहली बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि 8 जून को तीसरी बार पीएम की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। हालांकि दूसरी बड़ी खबर यह है कि 7 जून को एनडीए के सभी सांसदों की बैठक भी होने वाली है। हालांकि दिल्ली पहुंचे नीतीश की तस्वीर हमने आपको दिखाई, एनडीए में वो शामिल होने वाले हैं, लेकिन नीतीश पर ही अब सबकी नजर है। और नीतीश पर अलग अलग नेताओं ने अभी तक क्या कहा है, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और आगे होगा सवाल कि आखिर इसका सियासी असर भी क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो बयानबाजी सामने आई है उसमें देखिए जीतन राम मांझी की तरफ से क्या कहा गया है। यह सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां वो कह रहे हैं कि नीतीश ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे राष्ट्र का हित ना हो। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से भी यह साफ तौर पर बयान दिया गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि बड़ा फैसला ले नीतीश। अब तेजस्वी यादव की तरफ से क्या कहा गया यह भी आपको बता देते हैं। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाए। चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं, हम तजुर्बेकार एनडीए के साथ है। ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिस आधार पर हम एक्सपर्ट्स के साथ तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब से थोड़ी देर बाद बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। और इस बीच एक और खबर यह आई कि दिल्ली आ रहे हैं अखिलेश यादव, जहां सरकार बनाने पर अखिलेश की तरफ से क्या कहा गया आपको बता दें। यह सिर्फ नंबर की बात है के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो मतदान हुआ है और सामाजिक न्याय के लिए जो रास्ता खोला है, हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके नेताजी और समाजवादियों का सपना पूरा होगा। अभी दिल्ली जाएंगे? हाँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या लगता है ये गवर्नमेंट बना लेगी एनडीए या आप लोग? देखिए, नंबर की बात है, नंबर की बात है। उनको भी नहीं मिला है। देखिए, जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो तो इन चुनावों में ये पता लग गया कि जनता जनार्दन होती है, जनता ने वोट किया है। अब आपको बताते हैं कि वोटों का शेयर क्या है, यानी वोटों का शेयर कौन हुआ, ये कौन बताएगा। और हमारे साथ डेटा मोशाय भी जुड़ गए हैं, उनसे भी और डिस्कशन करेंगे। देखिए, हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का जो वोटों का शेयर है वो कौन है शेर। 2024 में बीजेपी की 240 सीटें आई और इसका जो वोट शेयर रहा, वोट परसेंटेज रहा 36.6% रहा। लेकिन अगर आप 2019 में जाएंगे और 2014 में जाएंगे
2014 में तो 282 था एक मेजॉरिटी मार्क के ऊपर, लेकिन 2019 में 303 था, एक और पायदान ऊपर चढ़ा, लेकिन 2024 में बड़ा डेंट लगा। जो प्रतिशत कम हुआ है 2019 और 2024 के मुकाबले, वो 37.3 के आगे 36.6 पर आकर रुका है, यानी 1.25% का लॉस हुआ है। लेकिन अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो 99 सीटें जस्ट डबल हुई हैं, कांग्रेस को फायदा बम्पर हुआ है और 99 शतक से चूक गई जरूर, लेकिन इसका वोट शेयर देखिए, जिसमें 2019 में 19.66% था, तो 2024 में यहां भी 1.5% का उछाल आया, 21.3% है। तो डेटा मुशाय पार्था, आप अगर थोड़ा और आसानी से समझाने की कोशिश करें, ये जो लॉस हुआ है 1.25% का और यहाँ गेन हुआ है, ये क्या कारण रहा? देखिए, ये कारण है, पिछले बार ऑपोजिशन थोड़ा फ्रैक्चर्ड था। इस बार क्या है, आप देखेंगे डायरेक्टली इंडिया वर्सेस इंडिया का फाइट हो गया, तो अदर्स का वोट शेयर घट गया। तो देखिए सीट कन्वर्जन कहां पर होता है, अब जब 37.3 था, आप देखें कांग्रेस का 19.66, तो मतलब डिफरेंस क्या था, 19 माइनस 37, ठीक है ना, तो 18% आपका गैप था। अभी क्या हो गया, 36 माइनस 21, तो ये गैप क्या हो रहा है, 15%। तो जब गैप छोटा होता है, गैप जब छोटा होगा, सीट आप लूज करेंगे। आप देखिए, ये जब सीट घट रहा है, कितना सीट घट गया, 63 सीट्स घट गया। आप देखेंगे इधर कितना बढ़ गया, आप देखिए 52 प्लस 90, 52 से 99, तो मतलब इधर क्या है, 47 सीट्स ये बढ़ गया। इसकी आधी सीट यहाँ चली गई, इधर का आधी सीट, और कुछ एसपी को मिला। एसपी को पिछले 5 मिला था, इस बार 30 का प्लस मिला। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जब दोनों फाइट में क्लोज आ रहा है, तो तब ये तो वोटों का शेयर जो है वो हमने आपको बताया कि कौन फायदे में रहा और किसे नुकसान हुआ है। अब सुरभि के पास कुछ और डिटेल्स हैं, चलते हैं सुरभि के पास। तो प्रधानमंत्री ने इस बीच आपको बता दें इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है और तस्वीरें भी आपको सीधे दिखाते हैं, जहां नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप चुके हैं और वहां से निकल गए हैं, राष्ट्रपति भवन से निकल गए हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां आप देखिए किस तरीके से सरकार बनाने से पहले अब ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बारे में हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमें बता रहे थे। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और फिलहाल ये तस्वीरें जहां हम देख रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले अब जिस तरीके से बैठकों का दौर होना है और सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक 7 जून को होनी है, उससे पहले सभी सांसदों का दिल्ली पहुंचना भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपके सामने है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और 7 जून नई सरकार का दावा पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रपति ने पीएम का इस्तीफा भी कर लिया है स्वीकार। सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनसे बात करें उससे पहले एक बार फिर से जान लीजिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है और राष्ट्रपति ने पीएम का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। तो सरकार बनाने का दावा पेश करना और सरकार बनाने की आगे की जो तीसरे टर्म की पूरी प्रक्रिया है, उसके तहत अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि सभी सांसदों से एकजुटता के लिए साइन भी करा लिए गए हैं एनडीए की तरफ से, और साथ ही 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग भी होगी। और जिस तरीके से फिलहाल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, उसमें भी जिस तरीके से आगे के पूरे प्रकरण को लेकर विचार किया गया, उस बारे में अपने सहयोगी से लूंगी जानकारी। उससे पहले ये तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, इस्तीफा दे चुके हैं और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा कर लिया है स्वीकार। तो बड़ी खबरें, इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने, और ये तस्वीरें जहां 7 जून को नई सरकार का दावा पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही 8 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त के पूरे प्रकरण पर सबकी नजर है कि आखिर किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार भी दिल्ली आ चुके हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से अब बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, नजर है कि अब से थोड़ी देर बाद एनडीए की होने वाली 4 बजे वाली बैठक पर, वहीं इंडिया अलायंस की शाम 6 बजे होने वाली बैठक पर भी सबकी नजर रहेगी। और टीवी9 भारतवर्ष के तमाम संवाददाता इस वक्त की तमाम इलेक्शन ब्रेकिंग पर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ साथ दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें, जहां अब से थोड़ी देर पहले की ये वो तस्वीर है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और 7 जून को नई सरकार का दावा पेश करेंगे मोदी, और 8 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, क्विक इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जानकारी फिलहाल इस बारे में, क्योंकि सीधी तस्वीरें हमने देखी, इस्तीफा देकर अब प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा जो की थी कैबिनेट के अंदर, उससे उसकी जानकारी दिया राष्ट्रपति महोदया को, और उसके बाद अपना इस्तीफा की भी पेशकश उन्होंने कर दिया। चूँकि अब नए सरकार बनाने की शुरुआत आज से शुरू होगी, इसलिए ये एक जो क्रम है, एक जो तरीका है पहले से चला आ रहा, उस व्यवहार को उन्होंने अपनाते हुए ये काम किया है। तकरीबन 45 मिनट प्रधानमंत्री रहे राष्ट्रपति भवन के अंदर, और प्रधानमंत्री का काफिला अभी बस 1 मिनट पहले निकला है यहाँ से। और प्रधानमंत्री एक नई सरकार 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चूँकि अब आरंभ हो गई है, सांसदों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है कल दोपहर 2 बजे से, और 14 जून को दोपहर शाम 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। तो अब नई संसद के गठन के लिए जो एक प्रक्रिया होता है, पुराने संसद को भंग करना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना, नए कैबिनेट का गठन करना, ये सब प्रक्रियाएं आरंभ हो गई हैं। और ये अंदर की तस्वीरें भी आमोद जी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति ने पीएम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। और आमोद जी हमारे सहयोगी इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आगे की पूरे प्रकरण के तहत जिस तरीके से प्रक्रिया की अब शुरुआत हो चुकी है, जहां अब आगे सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की ये तस्वीर है जब हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और अंदर राष्ट्रपति के साथ उनकी हुई मुलाकात, और अब राष्ट्रपति को उन्होंने इस्तीफा सौंपा और राष्ट्रपति ने पीएम का इस्तीफा भी कर लिया है स्वीकार। ओवर टू यू आमोद जी, क्योंकि अभी अंदर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जी देखिए, राष्ट्रपति से तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात रही प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री ने उनको सब कुछ ब्यौरा दिया, बताया कि कैबिनेट में आज उन्होंने 17वीं लोकसभा को भंग करने का अनुशंसा कर दिया, उसको भंग करने की सिफारिश जो है कर दी है, और राष्ट्रपति उसको स्वीकार करती हैं, और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। और उसके बाद अब राष्ट्रपति नए सरकार के गठन के बाद नए स्वेरिंग जो होगा 8 तारीख को जो बताया जा रहा है, उसके लिए तैयारी करेंगी, और 7 तारीख को उससे पहले एनडीए सांसदों की बैठक होनी है। उससे पहले आज जो है अहम बैठक तकरीबन 4 बजे प्रधानमंत्री निवास पर एनडीए के जो प्रमुख हैं उन सभी नेताओं के साथ होगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसको क्या मिलेगा। मोटा मोटी इस बात पे भी एक तरह से फैसला कर लिया जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बना ली जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक अहम घटक दल हैं, उसके अलावा चिराग पासवान एक अहम घटक दल हैं। तो इन सभी दलों को क्या क्या मिलना है, किस तरह के पोर्टफोलियो मिलेंगे, कौन सा मंत्री पद मिलेगा, इन सब तमाम विषयों पर भी चर्चा आज की बैठक में होनी तय है। इस बैठक पर सबकी नजर है। आमोद, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और सबकी निगाहें, रामकृपाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, सबकी नजरें इस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू का कॉन्फिडेंस उनके विधानसभा चुनावों के नतीजों से भी सामने आया, जब उन्होंने प्रचंड जीत दर्ज की है बीजेपी के साथ, उन्होंने प्री पोल अलायंस किया। आपको क्या लगता है, अब यहाँ पर कोई अड़चन नहीं होगी या अड़ंगा हो सकता है? देखिए, अभी तक तो नहीं। जैसा कि चंद्रबाबू जी ने खुद कहा है, बीजेपी के बारे में उन्होंने कहा है कि एक तजुर्बे वाली सरकार के साथ हम हैं और रहेंगे। आज उन्होंने खुद कहा है, और एक लंबे समय तक जैसा मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों एनडीए के साथ रहे हैं, और एक उनका अनुभव रहा है। नायडू जी तो इसके एक तरह से अध्यक्ष भी रहे हैं, तो काफी, और मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसी चीज है। लेकिन हाँ, विपक्ष जिस तरह से, हालांकि वो खुद इस बात को, कल तक तो लोग लोकतंत्र और आगे की क्या चुनौतियां होंगी? रामकृपाल सर, सवाल ये भी है, क्योंकि आगे सरकार बनाने का दावा, पूरे प्रकरण की शुरुआत, उसके तहत सवाल ये कि आगे का विजन क्या होगा, चुनौतियां क्या होंगी? अब देखिए, सबसे एक हंसी की बात तो ये है कि आज 234 और 291 जो भी है, तो अब आप समझिए कि जो पूर्ण बहुमत से भी 20 सीट आगे है की सीट, वो सरकार बनाने का दावा करे तो ठीक है। लेकिन जो जहां पे 30 और 40 का गैप है, वो लोग कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा, हम प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए। तो अब ये जो है, नहीं, अगर रामकृपाल जी निर्दलियों को साथ ले लिया इंडिया अलायंस ने, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं, देखिए, मेरा कहना है कि संभावनाएं और आशंकाओं से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी 48 घंटे भी जनता का मैंडेट आए नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि याद कीजिए
1989 में आपको सर रोकना चाहूंगी। इस वक्त मैं प्रेसिडेंट का ये पोस्ट भी दिखाना चाहती हूँ सीधे इंफॉर्मेशन वॉल पर, जिसके बारे में फिलहाल ये देखिए कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और प्रधानमंत्री ने अपना और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र सौंपा है। राष्ट्रपति ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों से नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने का अनुरोध भी किया है। ये इस बीच आपको बता रहे हैं, जहां देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The Prime Minister tendered his resignation along with the Union Council of Ministers. The President accepted the resignation and requested the Prime Minister and the Union Council of Ministers to continue in office till the new government is formed. तो ये इस बीच प्रेसिडेंट की तरफ से किए गए एक्सपोज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और साथ ही ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आमोद जी एक जानकारी मैं इसी आधार पर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि समर्थन का पत्र भी अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा जाएगा, क्योंकि अब जो बैठक होने वाली है उसमें ये इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से सहयोगी दलों की तरफ से भी समर्थन का पत्र आगे राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। निश्चित तौर पे देखिए सुरभि, प्रधानमंत्री एनडीए घटक दलों के जितने भी सांसद हैं उनसे उनका जो समर्थन पत्र है उसको लेकर 7 तारीख को राष्ट्रपति के पास जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। और चूंकि 7 तारीख को एक बैठक भी है एनडीए के सारे सांसदों के साथ पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और उनको अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। और ये बताया जा रहा है कि उस दिन हो सकता है कि राष्ट्रपति की तरफ से एनडीए सांसदों को डिनर भी दिया जाए। ये एक खबर है। 8 तारीख को जो शपथ ग्रहण की सूचना है, जो शपथ ग्रहण की खबर है वो तो आ ही रही है, लेकिन उससे पहले की जो एक कवायद है, जो सरकार के गठन की कवायद होती है, वो 7 तारीख को ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल 7 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग पर लेटेस्ट जानकारी तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हमारे हाईटेक स्टूडियो में निधि के पास अब हम चलते हैं, क्योंकि वो आगे ओवरऑल एनालिसिस के हिसाब से कुछ डेटा भी आपके सामने रखेंगे। ओवर टू यू निधि। बिल्कुल सुरभि, क्योंकि बहुत 150 से ज्यादा रैलियां की गई, प्रधानमंत्री ने 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए, लेकिन दोनों दलों ने क्या कुछ किया है चुनावी प्रचार में, आइए आपको बताते हैं। हमारे साथ डेटा मुशाय भी हैं। रोड शो का जो स्ट्राइक रेट रहा चुनावों से पहले वो आपको बता रहे हैं, और फिर जीत का भी बताएंगे। स्ट्राइक 169 जो कि नरेंद्र मोदी का रहा, तो राहुल गांधी का 67 रहा, आधे से भी कम। और इसके अलावा जीत का 91 स्ट्राइक रेट रहा, तो 28% राहुल गांधी का रहा, इनका भी कम है। और स्ट्राइक रेट जो रहा 54% तक रहा, 43% तक राहुल गांधी का रहा। तो जो स्ट्राइक रेट के हिसाब से बात कर रहे हैं हम पार्था, तो कहां पे कमी रह गई, क्योंकि इतना हासिल करने के बाद भी नंबर उस मुताबिक ना आए। देखिए पहले तो ये ऊपर का नंबर पहले समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री 169 किया, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन में मेन फेस था प्राइम मिनिस्टर, बट इंडिया गठबंधन में देखिए यूपी में अखिलेश था, पूर्व वेस्ट बंगाल में ममता, बिहार में तेजस्वी, ठीक है ना। तो छोटे दल जो थे, तो छोटे दल, तो क्या है आपका रीजनल पार्टीज जो है वो इंडिया अलायंस के साथ ज्यादा था। तो इसीलिए क्या होगा इनका, इसे एक्सप्लेन करें। 169 के मुकाबले 91, तो इन्होंने ज्यादा प्रचार कहाँ किया? इन्होंने देखिए हिंदी साउथ में काफी बार गया है, तो उनका एक टारगेट एरिया था, ठीक है। आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली रायबरेली अमेठी नहीं गया था उन्होंने, तो उन्होंने भी देखिए उनका भी, बीजेपी बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, उनका बहुत रिसर्च पार्टी है, तो उन्होंने मालूम है कि कहां पर जाने से सीट कन्वर्शन का ज्यादा चांसेस रहता है, सब कुछ ये सब करके सरकार बनाने में जहां पर मतलब ROI, जहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। कुछ और डिटेल के पास सुरभि के पास है, उनके पास चलते हैं। चलिए, तो ये ओवरऑल एनालिसिस जिस तरीके से TV9 के स्टूडियो में लगातार हम ग्राफिकली कर रहे हैं, एक और ग्राफिकली इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि धर्मस्थल वाली 15 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, जहां पर देखिए किस तरीके से फैजाबाद सीट पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन देश के अलग धर्मस्थल वाली सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम रहा है। हालांकि धर्मस्थल वाली सीट पर किसका दबदबा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि शहर के साथ साथ देख लीजिए कहां किसने जीत दर्ज की है। मथुरा, वाराणसी, हरिद्वार, तीनों जगहों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा कुछ और शहरों की इंफॉर्मेशन, जहां उज्जैन, पुरी और गुवाहाटी में भी देखिए बीजेपी किस तरीके से जीत दर्ज करती आई है। लेकिन अब जामनगर, हालांकि बीजेपी यहां पर रही है, लेकिन फैजाबाद में एसपी ने जिस तरीके से सीट पर कब्जा किया है, इसको लेकर तमाम एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करते आए हैं, और साथ ही तिरुपति, जहां पर YSRCP ने सीट हासिल की है।